हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन स्वागत करता है जीके की 360 डिग्री क्लास में। आज हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा, ठीक है, जिस टॉपिक का नाम होगा आपका वैदिक एज। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था, एक बार मैं उसको फटाफट रिकैप कर देता हूँ। देखो, इंसान पहले जंगलों में रहता था, हंटर गैदरर था, जो जानवरों को मारकर खा जाता था और घुमंतु जीवन जीता था। ओवर द और अब पत्थरों को उसने अपना हथियार बनाया हुआ था। इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते थे? ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज बोलते थे। धीरे धीरे इंसान ने पत्थरों से शार्प हथियार बनाने शुरू कर दिए, आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया, मांस को भून के खाना शुरू कर दिया। ओवर द टाइम वो गुफाओं में रहने लग गया, जिन्होंने उसको बरसात से, धूप से, सर्दी से और जंगली जानवरों से बचा दिया। धीरे धीरे उसने कुत्ते को पालतू जानवर बनाया और बाकी गाय भैंस वगैरह को अपने साथ रखने लग गया, लेकिन अभी भी वो घुमंतु जीवन जीता था। फिर उसके बाद आता नियोलिथिक एज, जिसमें इंसान ने एक जगह रहकर खेती करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने सबसे पहली मेटल जो यूज करी वो कॉपर यूज करी, जिसके साथ उसने टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज एज यूज करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक सिविलाइजेशन आज से 5000 साल पहले, यानी कि करीब 3000 बीसी के आसपास, भारत में एक सिविलाइजेशन देखने को मिली, जिसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इस सिविलाइजेशन में जो ये एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि इस यहाँ पर इंडस्ट्री भी थी, कॉटन की इंडस्ट्री भी यहाँ पर लगी हुई थी और अधिकांश पॉपुलेशन शहरों में रहती थी। यहाँ की नलियां, यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो मतलब जो टाउन थे वो प्लानिंग के द्वारा बने गए थे। शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक को अपर टाउन, लोअर टाउन कहते थे। सारी सड़कें सीधी थी, सड़कों के बगल में नालियां थी, जिसको ग्रिड पैटर्न कहते थे। इस सभ्यता में गेहूं, चावल, धान, कॉटन, इसका प्रोडक्शन होता था। गाय भैंस, भेड़, बकरी, इनको पाला जाता था और कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में कॉटन थी। साथ ही साथ इरिगेशन के भी यहाँ पर कुछ मीडियम देखने को मिले हैं, कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं। ये सभ्यता मोस्टली उत्तर भारत में थी, जहां पर सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा देखने को मिली, सबसे नीचे दायमाबाद देखने को मिली, सबसे पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर नाम की जगह देखने को मिली। इसके बाद क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था, मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी था। उसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, लेकिन उस तरह की चीजें नहीं थी, ठीक है। और जो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें थी वो भी सारी जली बर्न ब्रिक्स थी, पकी हुई ईंटें थी, जिनकी रेशियो 4:2:1 में ही देखने को मिली थी। राजा का कोई यहाँ पर अवशेष देखने को नहीं मिला। मूर्ति पूजा ये लोग नहीं करते थे, सिर्फ नेचर को मानते थे। कोई वर्ण व्यवस्था, कोई जाति व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिली। राजा नहीं था, ना ही किसी युद्ध के, ना किसी सैनिक के दे अवशेष देखने को मिले। कुछ मूर्तियां मिली, जिसको आदि शिव का बोलते हैं। एक योगी की मूर्ति मिली, जिसको बोलता है ये आदि शिव की मूर्ति है, यानी कि शिव का पुराने रूप की मूर्ति है। ओवर द टाइम इस सभ्यता को रिप्लेस किया वैदिक एज ने, जो आज की हमारी क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा, वैदिक एज। और ऐसा कहते कि आर्यन ट्राइब, पश्चिमी एशिया, मिड एशिया से एक ट्राइब आई, जिसका नाम था आर्यन। उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों पे अटैक किया और उसके बाद एक नई सभ्यता यहाँ पर आई, जिसको बोलते हैं वैदिक एज। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के उलट ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी, पेस्टोरल ये लोग थे। गाय इनकी इकोनॉमी का मेन आधार था। अपने गाय को लेकर, पशुओं को लेकर ये एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, शुरुआत में घुमंतु और फिर सेटल्ड लाइफ ये जीने लगे थे। भारत की वेस्ट की तरफ से, वेस्ट का जो हिस्सा है पंजाब के आसपास का,
वहां पर सबसे पहले आर्यन ट्राइब आई थी, ऐसा मानते हैं। हालांकि इसमें डाउट है, कुछ लोग कहते हैं कि जो आर्यन थे वो ओरिजिनल यहीं के इनहेबिटेंट थे। तो आज के जो हमारी लेक्चर का जो मेन बेस रहेगा वो रहेगा वैदिक एज। बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। पहला कह रहा है जो वैदिक जो आर्यन थे, ठीक है, वैदिक आर्यन जिस जगह पर रहते थे, वैदिक आर्यन जिस जगह पर रहते थे उसको सप्त सिंधु कहते थे। सप्त मतलब 7, और सिंधु मतलब सिंधु के आसपास की नदियां। तो ये सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदियां शामिल थी? अगर हम बात करें सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदियां शामिल थी, तो एक तो हो गई खुद सिंधु। इसके अलावा बाकी हो गई 5 सिंधु की सहायक नदियां, जिसमें रावी, ब्यास, झेलम वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो एक नदी थी, सातवीं जो नदी थी, वो थी सरस्वती रिवर। सातवीं नदी कौन सी थी? सरस्वती रिवर आपकी सातवीं नदी थी। अब यहां पर जो मेन याद करने वाली चीजें हैं, वो याद करने वाली चीजें हैं कि इन नदियों के वैदिक नेम क्या थे। ठीक है, वैदिक नेम क्या थे, तो आप इनको अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पे तो क्वेश्चन में पूछा झेलम का वैदिक नेम क्या था, लेकिन हम सातों नदी के वैदिक नेम का डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें तो जो इंडस सिंधु है, सिंधु का, इंडस जो नदी थी एक्चुअली उसका वैदिक नेम सिंधु था। अस्किनी, चेनाब जो नदी थी, चेनाब, चेनाब नदी का नाम अस्किनी था। अगर हम बात करें पुरुषनी, तो जो रावी जो नदी थी उसका नाम था पुरुषनी। जो विपासा था, विपासा, ठीक है, जो विपासा जो नाम था वो व्यास नदी का नाम था। व्यास नदी का नाम था विपासा। और वितास्ता जो नाम था ये था आपका झेलम नदी का। सतलुज नदी का नाम सुतोदरी था, आप नोट डाउन कर लो, सतलुज नदी का नाम सुतोदरी था। और सातवीं जो नदी थी वो थी आपकी सरस्वती रिवर। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वेल्दी पर्सन इन अर्ली वैदिक एज। जो ये वैदिक एज है इसको भी हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच का वैदिक एज था, जिसमें आपका 1500 से लेकर 1000 बीसी के टाइम को, 1500 से लेकर 1000 बीसी के जो टाइम था वो अर्ली वैदिक एज का टाइम था। और 1000 से लेके 600 बीसी का जो टाइम था वो आपका लेटर वैदिक एज था। अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में बहुत सारा डिफरेंसेस थे। जैसे बात करें अर्ली वैदिक एज में क्या था, आपके जो वर्ण था वो 4 वर्गों में जरूर बटा हुआ था, लेकिन वो कर्म आधारित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, और वो जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थे। पूजा पाठ करने वाला, वेद पढ़ने वाला, राजा को शपथ दिलाने वाला ब्राह्मण कहलाता था। जिसका इंटरेस्ट युद्ध में, लड़ाई में था, जो शरीर से स्ट्रॉन्ग था, वो क्षत्रिय कहलाते थे। जो व्यापार अच्छा कर सकते थे, खेती अच्छी कर सकते थे, वो वैश्य कहलाते थे। और जो सर्विंग करने में एक्सपर्ट थे वो आपके चौथा वर्ण कहलाते थे, शूद्र कहलाते थे। इसको, जबकि लेटर वैदिक एज में क्या हो गया, जन्म आधारित हो गया, यानी कि ब्राह्मण के यहाँ पर पैदा होने वाला ब्राह्मण ही कहलाया, चाहे उसको वेद का ज्ञान था या नहीं था। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अगली चीजों की, अर्ली वैदिक एज में राजा हुआ करते थे, लेकिन वो टैक्स जो था वो वॉलेंटरी था। लेटर वैदिक एज में जो टैक्स था वो कंपलसरी कर दिया। अर्ली वैदिक एज में राजा के पास परमानेंट सेना नहीं होती थी, जब युद्ध की जरूरत होती थी, युद्ध होता था तभी सेना बुला ली जाती थी, अदरवाइज नहीं। जबकि लेटर वैदिक एज में राजाओं ने बड़ी बड़ी सेना रखना शुरू कर दी। इसके अलावा अर्ली वैदिक एज में महिलाओं को भी वेद वगैरह पढ़ने की आजादी थी। लेटर वैदिक एज में उनसे वो आजादी छीन ली गई।
अर्ली वैदिक एज में पहला जो अपना वेद था ऋग्वेद, वो उसका संकलन किया गया था। और लेटर वैदिक एज में हमारे जो बाद के जो 3 वेद थे, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनको लिखा गया था। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है अर्ली वैदिक एज के टाइम पर जो वेल्दी व्यक्ति था, जिसके पास बहुत ज्यादा धन होता था, वो उसको क्या कहते थे। तो एक्चुअली क्या था, इस टाइम पर जो गाय थी उसको बहुत ज्यादा माना जाता था, इसलिए ही जिस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा होता था उसे गोमत कहते थे। ठीक है, जो वेल्दी व्यक्ति था उसे क्या कहते थे हम, गोमत कहते थे। इसके अलावा जो पुरोहित था, वो आपका जो मेन पूजा वगैरह करता था उसे पुरोहित कहते थे। जो गोपति था, गाय का जो प्रोटेक्टर था उसको गोपति कहते थे। सेनानी, जो आर्मी का जो लीडर था उसको सेनानी कहते थे। लोगों की एक मीटिंग हुआ करती थी, जनरल लोगों की, जहां पर जन सामान्य लोग सभी लोग मिलके बैठते थे, उसको समिति कहते थे। और सभी जो बुजुर्ग लोग थे उनकी जो मीटिंग होती थी उसको सभा कहते थे। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि सभा और समिति में क्या अंतर था। इसके अलावा फैमिली के ग्रुप को कुल कहते थे, फैमिली के हेड को कुलप कहते थे, और गांव के ग्रुप को विशु कहते थे। और जो विलेज का जो हेड होता था, कमांडर होता था, उसे विशुपति कहते थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वॉज दसराज वॉर मेंशन। तो एक युद्ध था दसराज युद्ध, जिसको जिसमें 10 राजाओं से अकेले एक राजा लड़े थे, जिसको बोलते हैं कि वहीं से ही भरत कुल के एक राजा थे जिन्होंने 10 राजा, जिसमें से 5 आर्यन थे, 5 नॉन आर्यन थे, उनको हराया। और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो 10 राज जो युद्ध है, इसका जो मेंशन है हमारे सबसे पहले वेद ऋग्वेद में मेंशन है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद है, इसमें 10,552 मंत्र है और 1,028 हिम्स है ऋग्वेद के अंदर। और 10 इसमें पार्ट है, 10 इसमें मंडल है। और ये लोगों के वेलफेयर के लिए था, यानी कि कुछ ऐसे मंत्र, जैसे ऐसे होता है एनवायरमेंट में, आप पॉजिटिविटी फैलाओगे तो पॉजिटिविटी फैलेगी, नेगेटिविटी फैलाओगे तो नेगेटिविटी फैलेगी। तो ऋग्वेद में कुछ ऐसे मंत्र थे जो समाज के अंदर पॉजिटिविटी फैलाते थे, इनसे लोगों का कल्याण होता था। बात करें सामवेद की, सामवेद म्यूजिक की पुस्तक की। जो अर्थववेद था ये ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ था। और जो यजुर्वेद था इसमें सोसाइटी के रिचुअल्स थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ना प्राइमरी यूज टू कल्टिवेट एनिमल्स, हस्बेंड्री एंड ट्रेडिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई अर्ली वैदिक एज जो था 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड था उसको अर्ली वैदिक कहते थे। उसमें चतुर्वर्ण्य व्यवस्था थी, लेकिन उसमें क्या था, वो कर्म आधारित थी। फिर ये जन्म आधारित हो गई। जो पूजा पाठ करता था वो क्षत्रिय कहलाया, तो वो जो लड़ता था, राजपाट संभालता था, सेना रखता था, वो क्षत्रिय कहलाया। जो पूजा पाठ करता था वो ब्राह्मण कहलाए, जो सेवा करते थे वो शूद्र कहलाए, जो खेती और व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेन कीप ऑफ सोशल यूनिट ऑफ आर्यन। आर्यन की जो मेन यूनिट थी उसे क्या कहते थे। तो वहां के राजा को तो राजन कहते थे, और जो मेन जो सोशल यूनिट थी, सामाजिक यूनिट थी, उसको जन कहते थे, गण। डी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा जना उसको कहते थे। ट्राइब, जिस जिस फॉर्मेट में आज हम ट्राइब कहते हैं, ठीक है, वो आपका जन था। और बेसिकली ये क्या थी आपकी, एक ट्राइब की असेंबली थी। चलिए,
और जैसे कि हमने बताया समिति और सभा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है। राजन जो वर्ड था वो राजा के लिए यूज होता था। मेटल के लिए अयाज वर्ड यूज होता था। कॉपर और ब्रॉन्ज इस टाइम पर यूज होती थी। लेटर वैदिक एज में एक और डिफरेंस है अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में। अर्ली वैदिक एज में जो मेटल यूज होती थी वो थी कॉपर और ब्रॉन्ज। लेटर वैदिक एज में जो यूज होने लग गई वो होने लग गई थी आयरन आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वेद मैजिक स्पेल और चार्म्स और एवल जो स्पिरिट है और जो बीमारी है उनके ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अभी मैंने बताया था ऋग्वेद लोगों के कल्याण के मंत्र थे। सामवेद संगीत की पुस्तक थी। यजुर्वेद में सोसाइटी के रिचुअल्स थे और अर्थवेद में ट्रीटमेंट था। तो डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थवेद इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको बुक ऑफ मैजिक स्पेल भी कहते हैं। इसमें 730 हिम्स थे। जैसे यजुर्वेद हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद के अंदर आपके ऋग्वेद जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद था जिसके अंदर 1028 हिम्स थे, ऐसे इसके अंदर 730 हिम्स थे और 5987 इसमें मंत्र थे। सामवेद में ये हमने चीजें देख ली है, आगे बात करते हैं हम। द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाई। तो कई सारी फिलोसफी दी गई थी और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो जो पूर्व मीमांसा जो थ्योरी थी वो दी थी जैमिनी ने। पूर्व मीमांसा थ्योरी थ्योरी किसने दी थी? जैमिनी ने दी थी। 6 प्रिंसिपल माने जाते हैं हिंदू फिलोसफी के। कामाख्या, योग, न्याय, वैसाखिका, मीमांसा, वेदांता। चलिए, इसके अलावा कुछ और चीजें आपसे पूछ सकते हैं। पतंजलि, ठीक है, जो पतंजलि जो है वो जुड़ी हुई है योग शास्त्र से। कपिला जो है वो सांख्य से जुड़ी हुई है। व्यास जो महाभारत के जो व्यास थे वो कौन थे? महाभारत के लेखक थे। तो सारे ऑप्शन हमने जोड़ भी लिए, देख भी लिए। पतंजलि तो योग से जुड़ी हुई है, योग सूत्र से जुड़ी हुई है। जो कपिला है वो सांख्य की फिलोसफी है। और व्यास जो व्यास थे उन्होंने क्या लिखा था? महाभारत लिखा था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि मैं पूर्व मीमांसा तो जैमिनी, और इस क्वेश्चन से हमने क्या देखा? 6 फिलोसफी देखी हिंदू की, जिसमें कामाख्या, योग्य, न्याय, वैसाहिका, मीमांसा और वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो सबसे जो पुराना जो टेक्स्ट है वो सॉरी टेक्स्ट है वो ऋग्वेद है, जिसमें 10 पार्ट है, 10 मंडल है, 1028, ठीक है, 1028 क्या है इसमें हिम्स हैं। इसमें ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा बार इंद्र भगवान का मेंशन किया गया है। जैसे एक गायत्री इसमें है, जो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो गायत्री मंत्र है वो आपका किसको डेडिकेटेड है? तो सूर्य की बेटी सावित्री को डेडिकेटेड है हमारा गायत्री मंत्र। तो ऋग्वेद जिसको कंपाइल करने की जो अप्रोक्स मानते हैं वो 1800 से लेकर 1520 ही मानते हैं। और ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें भी ऋग्वेद का मेंशन है। इसके अलावा मनुस्मृति, मनुस्मृति कानून की एक पुस्तक थी जिसको मनु ने लिखा था, जिसमें था कि सोसाइटी में किसके क्या क्या नियम कानून होने चाहिए। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र चाणक्य की एक पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक थी जो राजनीति से और प्रशासन से जुड़ी हुई थी। महाभारत, महाभारत एक आपकी घटना थी, लेटर वैदिक एज की घटना थी, जो दो कुलों के बीच की आपसी लड़ाई थी, ठीक है, कौरवों और पांडवों के बीच की आपसी लड़ाई थी शासन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ भरत क्लेन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज दिस क्लेन फर्स्ट मेंशन। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। एक दशराज युद्ध था जिसमें भरत क्लेन के एक राजा ने भरत क्लेन के एक राजा ने 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन राजाओं को हरा दिया था। और इन इस युद्ध के बाद से ही भारत का नाम जो था वो ओवर द टाइम भारत पड़ गया था। और इसका मेंशन किस में है, तो ऋग्वेद के अंदर इसका मेंशन है। दिया हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने क्वेश्चन का। ऋग्वेद 10 मंडल है, 1028 हिंस है, और चतुर्वर्ण का मेंशन भी इसी के अंदर है। 10वें मंडल में है जो चार, जो भारत की हमारे यहाँ की जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका मेंशन कौन से मंडल में है, तो 10वें मंडल के अंदर इसका मेंशन है। अगला कह रहा है 4 आश्रम वर रिकॉग्नाइज्ड। तो बेसिकली क्या है कि जो ये वैदिक एज था, इसमें लाइफ के 4 स्टेजेस माने गए थे जिनको आश्रम कहते थे, ठीक है। और उनमें से कौन सा नहीं है, तो बेसिकली क्या था, लाइफ को जैसे 25-25 साल लगभग मान लो, ठीक है। तो 25-25 साल के 4 स्टेजेस लाइफ की मानी गई थी, जिनमें सबसे जो पहली जो स्टेज थी वो थी ब्रह्मचर्य, यानी कि करीब 25 साल तक किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। करीब 25 साल तक व्यक्ति को क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगले जो 25 साल, इन पहले 25 सालों में वो वनों में रहेगा, शिक्षा दीक्षा लेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसके बाद अपना वो गृहस्थ चलाएगा, ठीक है। लगभग 25 से लेकर 50 साल के बीच में वो गृहस्थ की जीवन जिएगा, जिसमें उसको अपनी घर गृहस्थी आगे बढ़ानी है, अपना वंश आगे बढ़ाना है। तीसरी जो स्टेज थी वो वानप्रस्थ की थी, यानी कि करीब 50 साल की एज में वो राजपाट छोड़कर आने वाली जनरेशन को अपना राजपाट देकर वो चला जाएगा, कहाँ, जंगलों में चला जाएगा। इसको थर्ड स्टेज वानप्रस्थ कहते थे। और जो इसमें चौथी जो स्टेज हुआ करती थी, चौथी स्टेज वो हुआ करती थी जिसमें वो क्या करेगा, संन्यास, यानी कि वो क्या कर देगा, सब कुछ छोड़ देगा। तो पूछ रहा कौन सी नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी, तो परमार्थ इसमें वो अवस्था नहीं थी। ए क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज। संस्कृत जो है बेसिकली जो वैदिक एज पे जो भाषा बोली जाती थी, देखो हड़प्पा सभ्यता, इससे पहले की जो सभ्यता थी हड़प्पा, ठीक है, उसकी जो लिपि थी वो पिक्टोरियल लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी। अभी हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी और उसको हम समझ नहीं पाए, ठीक है। हमें समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस लिपि की स्क्रिप्ट को हम नहीं जानते थे। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो सभ्यता आती है आपकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो आपकी सभ्यता आती है वो वैदिक एज, उनकी उसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो संस्कृत भाषा है ये कौन से कुल की है, कौन से फैमिली की है, तो इंडो यूरोपियन फैमिली की आपकी संस्कृत भाषा है। हाउ मैनी वेदास आर देयर इन इंडियन लिटरेचर ऑफ क्लासिकल हिंदुइज्म। तो ये क्वेश्चन पहले ही हमने देख लिया है। तो जो 4 भाषाएं, ठीक है, जो 4 वेद अपने थे, सबसे पुराना ऋग्वेद जिसमें मनुष्य के कल्याण के बारे में है, 10 पार्ट है, 1028 हिम्स है। सामवेद म्यूजिक की पुस्तक है। यजुर्वेद जिसमें सोसाइटी के जो रिचुअल्स है, क्या क्या परंपराएं हैं वो है। अर्थवेद जिसमें ट्रीटमेंट है। तो 4 वेद हैं अपने यहाँ पर, ये हमने देख लिया है। और
वेदांग कितने हैं? वेद की संख्या है 4, वेदांग की संख्या है 6, पुराणों की संख्या है 18 और उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद की संख्या है कितनी? 108। हिंदू फिलॉसफी कितनी है? हिंदू फिलॉसफी है 6। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी वेदांग तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया जिसका मैंने अभी डिस्कस किया था। तो 6 वेदांग माने जाते हैं जिनको आप नोट डाउन कर लो। पहला है शिक्षा, जिसको फोनेटिक्स भी बोलते हैं, कैसे आपको चीजों को बोलना है वो सिखाया जाता है। दूसरा है कल्प, क्या रिचुअल्स हैं, क्या परंपराएं हैं वो सिखाया जाता है। तीसरा है व्याकरण, किसी भाषा को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। चौथा है निरुक्ता, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है चीजों को कैसे, व्याख्या कैसे करनी है। नेक्स्ट है छंद, जिसमें वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्रों को कैसे पढ़ना है। और लास्ट है ज्योतिष, जिसमें क्या है? एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान को जिसमें बताना है, ज्योतिष शास्त्र को, सॉरी। तो कितने वेदांग है? 6 वेदांग है, ठीक है। आप याद कर लिख लो इनको, कौन कौन से? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है कितने मंडल है ऋग्वेद में? तो अभी हमने पढ़ा कि ऋग्वेद सबसे पुरानी बुक है, लोगों के कल्याण के लिए मंत्र है। 1028 इसमें हिंस है, 10,600 इसमें मंत्र है और 10 इसमें क्या है? पार्ट है, ठीक है। कितने पार्ट है इसमें? 10 पार्ट है। गायत्री मंत्र का भी मेंशन इसी में ही है, मंडल 3 में। और 10वें मंडल में मेंशन है आपका किसका? वर्ण व्यवस्था का। और जो नौवां जो मंडल है वो डेडिकेटेड है किसको? सोम को। नौवां मंडल डेडिकेटेड है किसको? सोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्यन टेक्स्ट की लैंग्वेज क्या थी? तो पीछे क्वेश्चन आया था संस्कृत किस फैमिली का पार्ट है? तो संस्कृत इंडो यूरेशियन फैमिली, यूरोपियन फैमिली का पार्ट था। यहाँ क्वेश्चन पूछा आर्यंस की भाषा क्या थी? जैसे मैंने बताया, एक ट्राइब थी जिसने आकर अटैक किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हटाया और उसकी जगह पर अपनी सिविलाइजेशन स्टैब्लिश करी, जो एक रूरल सिविलाइजेशन थी। तो वो कौन सी ट्राइब ने आके करी? तो वो आर्यन ट्राइब ने आकर करी और उसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। द आयरन इम्प्लीमेंट साइट ऑफ हस्तिनापुर वॉज फाउंड इन विच प्रेजेंट डे ऑफ द इंडिया? तो एक साइट थी हस्तिनापुर। तो बेसिकली क्या है, जो अगर आपने महाभारत देखा होगा तो हस्तिनापुर के बारे में आप जानते होंगे। तो जो कौरव और पांडव थे, तो उनकी जो राजधानी थी, वो कहानी जो थी वो हस्तिनापुर से ही जुड़ी हुई थी। कुरु ये वंश कहलाता था, इस कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? आयरन इम्प्लीमेंट साइट मिले, तो एक और चीज ये मेन है कि भाई इस टाइम पर आकर, वैदिक एज के टाइम पर आकर आयरन मेटल का यूज होना शुरू हो गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हस्तिनापुर कौन से राज्य में है? तो जो हस्तिना जो पुर है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, जिसकी खोज, जिस इसका रिलीवेंस वैदिक एज से या महाभारत से जो खोजा था वो बीबी लाल ने 1950 में। बीबी लाल जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई हुआ करते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उन्होंने इस जगह की खुदाई करी थी जहां पर उनको कर्ण टेम्पल, पंदेश्वर टेम्पल, कैलाश पर्वत, ठीक है, इस तरह की चीजें मिली। आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है एज पर ऋग्वेद और अर्ली वैदिक एज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ रिवर गॉडेस? अर्ली वैदिक एज टाइम पर किसको नदियों की देवी, यानी कि सबसे सबसे मेन नदी माना जाता था? तो सबसे मेन जो नदी माना जाता था वो माना जाता था किसको? सिंधु नदी को सबसे मेन नदी माना जाता था। और सप्त सिंधु क्षेत्र इसलिए भी कहते थे, हमने देखा भी था, ठीक है, क्योंकि 7 नदियां थी
जिसमें सिंधु जिसका वैदिक नेम इंडस जिसका वैदिक नेम सिंधु, झेलम जिसका वैदिक नेम वितासा, आस्किनी जिसका वैदिक नेम चेनाब, पुरुषनी जिसका रावी जिसका वैदिक नेम पुरुषनी, व्यास जिसका नाम वैदिक नेम विपासा सॉरी, और सतलुज का वैदिक नेम था सतोदरी। बाकी देखो अग्नि, अग्नि जो फायर की गॉड थी उसको अग्नि कहते थे। उषा जो मॉर्निंग की जो प्रभात की जो देवी थी उसको उषा कहते थे। और जो अरिका थी वो सुंदरता की देवी थी। तो अरिका सुंदरता की देवी, अग्नि आग की देवी, उषा मॉर्निंग यानी कि प्रभात की देवी, और नदियों की जो देवी माना जाता था वो रिवर सिंधु को माना जाता था। अगला कह रहा है इन द ऋग्वेद देयर इज अ हिंट इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन सग विश्वामित्रा एंड टू रिवर। ऋग्वेद के अंदर एक वार्तालाप है जो विश्वामित्र के और दो नदियों के बीच में एक वार्तालाप होता है। पूछ रहा है वो दो नदियां कौन कौन सी है। तो वो जो दो नदियां हैं वो है व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज, डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो नाम अगर हम देखें यहाँ अलकनंदा और भागीरथी, तो अलकनंदा भागीरथी दो वोटर वो स्ट्रीम है जो आगे चलकर देवप्रयाग से गंगा बन जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी मिलती है और उसके बाद ये गंगा कहलाती है। चेनाब का जो वैदिक नेम था वो अस्किनी था। रावी का जो वैदिक नेम था वो पुरुषनी था। और गंगा और यमुना आकर मिलती है आपकी इलाहाबाद में, जिसको आपका क्या बोलते हैं प्रयागराज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा व्यास और सतलुज और विश्वामित्र के बीच में बात होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोत्र प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया। तो जो एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, प्राचीन भारत में क्या होता था कि हर कुल के लिए एक गोत्र यूज होता था। ठीक है। और वो कुल जो ये गोत्र था वो उसको साथ साथ उसके पूरे कबीले को दिखाता था। आगे चलकर यही गोत्र व्यवस्था चलती गई। अब ये कह रहा है कि गोत्र व्यवस्था के जो नियम थे उसमें से कौन सा सही था। तो पहला कह रहा है मैन और वुमेन एक गोत्र में शादी कर सकती थी क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। वुमेन रिटेन्ड देयर फादर गोत्र आफ्टर मैरिज, नहीं, शादी के बाद वो अपना हस्बैंड का गोत्र रिटेन करती थी। ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर अ फेमस किंग, नहीं, हर गोत्र एक फेमस ऋषि के नाम पर था। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि पीपल पीपल बिलोंगिंग टू द सेम गोत्रास वर रिगार्डेड एज डिसेंट ऑफ द पर्सन आफ्टर हुम द गोत्र वाज नेम्ड। यानी कि जिसके नाम पर जैसे गोत्र रखा गया है तो उस गोत्र वाले सारे एक ही व्यक्ति के क्या है वंशज हैं, ऐसा माना जाता था। तो एक ही क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन देख लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। Which of the following varnas were responsible for protecting people and administrative justice in ancient India as per rule laid down by the धर्मसूत्राज and धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र के अनुसार और धर्मशास्त्र के अनुसार इनमें से किसकी जिम्मेदारी थी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था। जो वैश्य थे उनका काम था व्यापार देखना, शूद्रा का काम था सर्विंग करना, जो ब्राह्मण थे उनका काम था पूजा पाठ करना, और जो क्षत्रिय जो लोग थे उनका काम एक्चुअली हुआ करता था, ठीक है, क्या करना, अपने लोगों को बचाना, उनके लिए लड़ाई लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास आर डील विद म्यूजिक। तो ये भी हमने देखा था इनका कंटेंट, हमने हर वेद का कंटेंट देख लिया था। सामवेद म्यूजिक की बुक थी। ऋग्वेद में लोगों के लिए भलाई के जो मंत्र थे वो थे। जो यजुर जो वेद था
उसमें सोसाइटी के रिचुअल्स थे, परंपराएं थी। जो अर्थव जो वेद था उसमें ट्रीटमेंट था। तो ए क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। According to the Puranas, the Lord Vishnu took the safe off in order to rescue the earth which had sunk into water. ऐसा माना जाता है एक बार पृथ्वी जो थी वो डूब रही थी, और पुराण जो हमारे हैं, ठीक है, उसमें ये बोला गया है कि लॉर्ड विष्णु ने किसका अवतार लिया इस पृथ्वी को बचाने के लिए। तो इस पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने बोर का अवतार लिया। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जिसको वराह अवतार बोलते हैं। तो जो वराह जो है वो विष्णु का 10वां अवतार था, विष्णु का 10वां अवतार था वराह। ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ गलत लगा हुआ है, सॉरी बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पे गलत लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A person's Vedic approach and his relationship with society are determined by the four goals of life. तो ऐसा माना जाता था कि इस जिंदगी के क्या है, 4 उद्देश्य हैं। ठीक है, इस जिंदगी के क्या हैं, 4 उद्देश्य हैं। कौन कौन से, और उनमें से कौन सा गोल नहीं है। तो अर्थ भी आपका यानी कि धन कमाना भी आपका एक गोल है, मोक्ष भी आपका एक गोल है, धर्म भी आपका एक गोल है, और एक होता है कर्मा, जिसको कामा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा गोल नहीं है, तो सिद्धि यहाँ पर आपका एक गोल नहीं है। तो अर्थ, मोक्ष, धर्म और काम, ठीक है, काम, धर्म, मोक्ष और अर्थ, ये 4 गोल माने जाते हैं लाइफ के। तो कौन सा नहीं है, तो सिद्धि नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू रामायण रत्नाकर वॉज द अनदर नेम। रामायण एक टेक्स्ट था जिसमें रत्नाकर किसको कहा गया है, तो ये कहा गया है किसको, वाल्मीकि को। वाल्मीकि को क्या कहा गया, रत्नाकर कहा गया है। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वाल्मीकि थे वो अग्नि शर्मा के रूप में पैदा हुए थे, जिनको सुमाली के नाम से भी जाना जाता है। भृगु उनका गोत्र हुआ करता था, और ऐसा मानते हैं वो एक बार नारद से मिले थे, और उनके साथ उन्होंने क्या करी थी, वो ड्यूटी भी उनके यहाँ पर निभाई थी। तो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है, ठीक है। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स, वैदिक हिम्स का जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, क्या सूत्र कहते हैं, क्या पद कहते हैं, क्या मुख कहते हैं। तो जो वैदिक कलेक्शन का, वैदिक हिम्स का जो कलेक्शन है उसे संहिता कहते हैं। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, संहिता कहते हैं वेद के कलेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पुरुष सूक्त इज अ हिम्स फ्रॉम, पुरुष सूक्त मंत्र हमने देखा था। पुरुष सूक्त जो मंत्र है, जिसमें हमने पुरुष सूक्त मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो पुरुष सूक्त जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है, जिसमें जो बताया गया है कि भाई आपका, जिसमें प्रेफरेंसेस दी गई है सन को कि किस पे, ओवर द डॉटर। ठीक है, पुरुष सूक्त मंत्र पे में प्रेफरेंसेस दी गई है पुत्र को किससे, लड़कियों से। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा पुरुष सूक्त मंत्र कहाँ से है, तो पुरुष सूक्त मंत्र है आपका ऋग्वेद से। क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा वैदिक एज से रिलेटेड क्वेश्चन। हमने इस डिस्कशन किया अच्छे से, आपके कितने मार्क्स बने, कितने क्वेश्चन ठीक हुए। बाकी चीज जो एक्स्ट्रा की मैंने बताई है वो आपको नोट कर साथ में करते चलना है। फिर मिलेंगे हम कल जैनिज्म की हिस्ट्री का जो नया टॉपिक है आपका, जैनिज्म बुद्धिज्म, उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।